हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ गीतिका फ्रॉम सेक्शन आरंभ। दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन आरंभ पर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ हिंदी पेडागोजी के बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न आपका है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, या फिर बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो आप जब भी पेडागोजी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो सबसे पहले उसमें जो भी नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड जैसे कि याद करना, कंठस्थ करना, सजा देना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो आप इन ऑप्शंस को सबसे पहले कट करिए, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शंस बचे उसमें से आपको सही आंसर देना है। तो बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, ये एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। अब आपको बी, सी और डी में से आंसर देना है। तो बी ये ऑप्शन है, बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। सी ऑप्शन है, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। और डी, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। और उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, ये किस विधि में प्रयोग किया जाता है? ये आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में हम उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, और निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि किसी बच्चे में अगर हमें भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करनी है तो फिर उसके लिए क्या आवश्यक है। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, और वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो सबसे पहले याद करने वाला ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि याद एक नेगेटिव वर्ड है। तो बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बचा आपके पास ए और डी ऑप्शन। अब ए और डी ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा पॉजिटिव ऑप्शन है। तो पॉजिटिव ऑप्शन आपको भी पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए एकदम सटीक बैठता है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी। अगर किसी बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करनी है तो सबसे पहले उन्हें हमें फ्रीडम देना पड़ेगा। बच्चों को सुनने की आज़ादी देनी होगी, बच्चों को कम्युनिकेट करने की आज़ादी देनी होगी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। ऑप्शन बी, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। ऑप्शन सी, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना। या ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। अगर आपको अपने कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करना है तो आपको ये निश्चित करना होगा कि जो भी दृश्य श्रव्य संसाधन हो उसका आप आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, भाषा सिखाने का सही क्रम है। आपको बताना है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन सी, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। या फिर ऑप्शन डी, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना या लिखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बच्चों, अगर आपको भाषा सिखाने का सही क्रम ऐसे नहीं याद होता है हिंदी में, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। LSRW, आप इसको याद कर लीजिए। L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग और W मीन्स राइटिंग। ये भाषा सिखाने का सही क्रम है। LSRW आपने सीख लिया तो आपको भाषा सिखाने का सही क्रम याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। कैसे करेंगे? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनवाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या फिर त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला जाता हो क्या कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वक्तव्य। तो आई होप इसका आंसर सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शब्द।
क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? आपको बताना है कि पढ़ने का उपकौशल कौन सा नहीं है। ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, निष्कर्ष निकालने के लिए, या फिर बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो है, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा, या फिर सहराज भाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहराज भाषा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? अब आपको हिंदी भाषा का बताना है। राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा, या फिर सहराज भाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है? मुख्य शब्द द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशगत अर्थ ग्रहण करना, शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग, या फिर अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन देख लीजिए आप। बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, बच्चे के आसपास का परिवेश, या फिर पुरस्कार एवं दंड। तो इसका आंसर आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। ऑप्शन है ए केवल ए बी, या फिर केवल ए बी एवं सी, या फिर केवल बी सी एवं डी, या फिर केवल ए सी एवं डी। तो इन चारों ऑप्शन को आपको देखना है और इसमें से पॉजिटिव ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। तो सबसे पहले आप नेगेटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। आपको भी दिख रहा होगा कि ऑप्शन डी में दंड की बात की गई है, और दंड क्या है? दंड एक नेगेटिव वर्ड है। पेडागोजी में कभी भी आपको नेगेटिव वर्ड सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। तो डी आप एलिमिनेट करिए, बचा आपके पास ए बी सी। तो बच्चे की भाषा में रुचि, ये भी पॉजिटिव है। माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, ये भी पॉजिटिव है। बच्चे के आसपास का परिवेश, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका जो मतलब है वो है कि ए बी एवं सी तीनों ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता? ए व्याकरणीय अनुक्रम, बी शब्दावली अनुक्रम, सी अर्थ संबंधी अनुक्रम, या फिर डी ध्वनि संबंधी अनुक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्वनि संबंधी अनुक्रम। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है या सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है या कहती है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित क्रिया, सामूहिक कार्य, लेखन गतिविधि, या फिर अंतःग्राही गतिविधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुभव आधारित क्रिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में पुनर्कथन किसके मूल्यांकन में सहायक होता है? शुद्ध रूपता के मूल्यांकन में, प्रवाह के मूल्यांकन में, बोधगम्यता यानी कि समझ अंडरस्टैंडिंग के मूल्यांकन में, या फिर स्मृति के मूल्यांकन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगम्यता के मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। आपको बताना है कि विद्यार्थी प्रथम भाषा कहाँ सीखते हैं? मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में, या फिर प्राकृतिक वातावरण में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वातावरण में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? वाचन का, लेखन का, श्रवण का, या फिर उच्चारण का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवण। अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है LSRW। अगर आपको भाषा का क्रम सीखना है तो आप LSRW सीख लीजिए। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। 17 नंबर, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ, या फिर प्रतिलिपि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिलिपि। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है? विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षण में विविधता लाना,
रोचकता का संचार करना या फिर मनोरंजन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, है ना। दृश्य श्रव्य, दृश्य से उनकी आई की सेंस जो है डेवलप होगी, वो क्रियाशील होगी। श्रव्य से उनके ईयर का, है ना, आँख कान हर चीज को जो है कनेक्ट करके तब पढ़ाई करना, ठीक है। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन या फिर सस्वर वाचन। तो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मौन वाचन। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है कैसे? निबंधात्मक प्रश्नों से, बुद्धि परीक्षण से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से या फिर उपलब्धि परीक्षण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 21, मौन वाचन का प्रकार है। आपको बताना है कि मौन वाचन का कौन सा प्रकार है? द्रुत वाचन, संवेद वाचन, अनुकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्रुत वाचन। अच्छा, द्रुत वाचन होता क्या है? द्रुत वाचन वो होता है जिसमें हम किसी सीखी हुई भाषा को पुनः दोहराते हैं ना, यानी कि किसी सीखी हुई भाषा का अभ्यास करते हैं, वो द्रुत वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो या फिर उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन ए, गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन सी, सुनीति कुमार या ऑप्शन डी, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 24, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है या फिर उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है कैसे? चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ऑप्शन ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। ऑप्शन बी, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। ऑप्शन सी, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे या फिर ऑप्शन डी, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। देखिए बच्चों, पेडागोजी के क्वेश्चंस में कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी होते हैं, है ना, जैसे कि अवसर। अगर आपको किसी सेंटेंस में अवसर दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो एक पॉजिटिव वाक्य है। तो 90% चांसेस होते हैं कि वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर 7, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ किसके माध्यम से विकसित होती है? अंतःक्रिया के माध्यम से, सामंजस्य के माध्यम से, अलगाव के माध्यम से या टकराव के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःक्रिया के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए, पियाजे, ऑप्शन बी, चॉम्स्की, ऑप्शन सी, कोहलर, ऑप्शन डी, पावलोव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चों, क्वेश्चन को आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है।
क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसमें जो नहीं शब्द होता है उसको आप अक्सर करके स्किप कर देते हो, और इससे क्या होता है आपका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है ना। तो क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़िए। बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। हमको बताना है कि सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। या ऑप्शन डी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ये जो है विकल्प सत्य नहीं है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? श्रवण और पठन। ऑप्शन बी, अवन और लेखन। ऑप्शन सी, पठन और लेखन। या फिर ऑप्शन डी, लेखन और भाषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण और पठन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर जो है एग्ज़ाम में लेके आएँ और क्वालिफाई करें। हम अपना 100% दे रहे हैं, आप भी अपना 100% दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।